हेलो एवरीवन। तो आज अपन चालू करने जा रहे हैं सर्जरी के एक बहुत छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है क्या, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये छोटा सा टॉपिक तो ज़रूर है लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ना हमारी सर्जरी में। जैसे कि वॉल्वुलस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, है ना, इंटुससेप्शन हो गया। तो इनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है। ठीक है, तो अपन इसको चालू करने जाते हैं। तो देखो, हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो 3 तरीके के होते हैं। ठीक, एक होता है एक्यूट, एक होता है सब एक्यूट, है ना, और एक होता है क्रॉनिक। ठीक है, तो एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक, क्या मतलब होता है एक्यूट का? देखो, एक्यूट का मतलब क्या होता है कि सडनली व्यक्ति जो है, ठीक है, वो फ्लैटस और जो फीसेस है वो दोनों को ही पास नहीं कर पा रहा। मतलब फ्लैटस मतलब क्या होता है भाई, गैस। कि अचानक से कोई व्यक्ति गैस और फीकल मैटर दोनों ही पास नहीं कर पा रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं कि भाई इसको एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है ना। तो आप देखोगे AIO लिखा रहता है। ठीक है, आप वहाँ पर डायग्नोसिस देखोगे तो आपको AIO दिखेगा, एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है कि सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है, इसमें जो व्यक्ति है वो फ्लैटस तो पास कर लेता है। फ्लैटस का मतलब वो गैस धीरे धीरे पास कर लेता है, लेकिन वो फीकल मैटर पास नहीं कर पाता, है ना। तो ये तो पास कर लेगा लेकिन फीकल मैटर पास नहीं कर पाता, दैट इज सेड टू बी सब एक्यूट। ठीक है, और जो होता है आपका क्रोनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो क्रोनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है, लंबे समय से ये चलता हुआ आता है, तो ये अचानक से नहीं हो जाता। ठीक, तो इसलिए क्या होता है कि लंबे समय से चल रहा हुआ आता है। फॉर एग्जांपल देखो, ये इंटेस्टाइन की वॉल है। ठीक, इंटेस्टाइन की वॉल में यहाँ पास कैंसर हुआ, तो कैंसर हुआ तो ये इसको पूरी पेरीफेरी से वो करेगा ना, कि मतलब पूरा जो ल्यूमेन है इसका, अगर मैं मान रहा हूँ ये ल्यूमेन है तो ये पूरे ल्यूमेन में ऐसे ऐसे आएगा। ठीक, फिर ये समय के साथ बड़ा होगा तो फिर ये आएगा। तो इसके जो ल्यूमेन है ये कैसा होते जा रहा है, नैरो होते जा रहा है। समझ पा रहे हो ना आप? तो ये फिर आएगा तो ये पूरा 3D पर है, इसको वो करेगा तो ल्यूमेन नैरो होते जाएगा। तो ये कैसा होगा, ये समय के साथ इंक्रीज़ होता है। ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, ये सडनली नहीं होगा, है ना। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, कि धीरे 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 कोई भी मेलिग्नेंसी है जो क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, और अचानक से पूरा उसको कवर कर ली। ठीक, दैट इज सेड टू बी व्हाट, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। अब हमें यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि जो एक्यूट और सब एक्यूट होते हैं, ये जनरली जो होते हैं ये कहाँ पे होते हैं, हमारे स्मॉल बाउल में होते हैं। ठीक है, और जबकि ये जो हमारा होता है क्रॉनिक, ये कहाँ पास होता है साहब, ये हमारा होता है लार्ज बाउल में। व्हाट इज़ लार्ज बाउल? लार्ज बाउल कहने का मतलब क्या है, सीकम कोलन रेक्टम वगैरह में होगा, और स्मॉल बाउल का मतलब है ड्यूडेनम, जेजुनम, है ना, इलियम, इसमें होगा। ठीक, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा यहीं पे होगा, है ना। ये हमें बाकी जगह भी देखने को मिल सकता है। मैं जनरली बात बता रहा हूँ आपको कि स्मॉल बाउल में होगा, है ना। कभी कभी सब एक्यूटी हमें कहाँ पर मिल जाता है, सिग्मोइड कोलन में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, लेकिन ये कहाँ होता है, ये समटाइम्स होता है, समटाइम्स। ठीक है, लेकिन जनरली जो है ये कहाँ मिलता है, हमें स्मॉल बाउल में, और ये लार्ज बाउल में देखने को मिलता है। ठीक है, अब आपके पास पेशेंट आ रहा है, तो पेशेंट कैसा आता है, ये पेशेंट आता है, पेशेंट बोलता है कि साहब मेरा पेट जो है वो फूलते जा रहा है, ना मैं गैस पास कर पा रहा हूँ, ना मैं क्या कहते हैं फीकल मैटर पास कर पा रहा हूँ। तो आपको वापस क्या सोचना है, आपको एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सोचना है। ठीक है, अगर वो बोलता है कि मैं गैस तो पास कर पा रहा हूँ लेकिन मेरा पेट फूलता जा रहा है, पेट में दर्द है, तो आपको वापस क्या सोचना है, सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पे सोचना है। और वो कहता है कि बहुत लंबे समय से जो मेरी बाउल हैबिट है वो अल्टर है ना, और फिर अब मैं धीरे धीरे क्या कहते हैं पास नहीं कर पा रहा हूँ। क्या पास नहीं कर पा रहा हूँ मैं, ना ही गैस ना ही फीकल मैटर पास नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लंबे समय से डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थी। तो आपको वापस क्या सोचना है, क्रॉनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सोचना है। ठीक है, तो ये जो CIO मैंने लिखा है, ये SIO ये जो मैंने लिखा है ना, और ये AIO जो मैंने लिखा है, तो ये आपके जब आप जाओगे वार्ड वगैरह में तो वहाँ पास ये लिखा हुआ रहता है, कहाँ, डायग्नोसिस में। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि साहब ये है ना, कि सब एक्यूट है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो कॉज की अगर अपन बात करते हैं, तो एक्यूट और सब एक्यूट का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो क्या होता है, एडेशन, है ना। एडेशन भी कैसा, पोस्ट ऑपरेटिव एडेशन। मतलब पोस्ट ऑपरेटिव का क्या कहने का मतलब है साहब, पोस्ट ऑपरेटिव कहने का मतलब है कि जैसे किसी की सर्जरी हुई तो सर्जरी होने के बाद जो इंटेस्टाइन है वो चिपक गई। ठीक है, तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट एंड सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद हर्निया होता है, वॉल्वुलस होता है, और IBD होता है। IBD इट इज़ द रेयरेस्ट कॉज, है ना, बहुत रेयर होता है लेकिन इससे भी हो सकता है। ठीक है,
तो एडेशन एंड हर्निया दीस आर दी कॉमन कॉज, है ना। और क्रोनिक में क्या होता है, कैंसर होता है। तो कैंसर की ग्रोथ कैसे होती है, धीरे धीरे होती है। तो ये धीरे धीरे ल्यूमेन को कवर करता है ये, है ना। फिर ये बढ़ेगा, फिर ये भी बढ़ेगा, तो धीरे धीरे ल्यूमेन नैरो होता है, ठीक है। तो ये इसका है। लेकिन अगर यहीं पे चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन में क्या होता है, इंडोससेप्शंस, ठीक है। तो चिल्ड्रन में ये चीज़ हो जाती है इंडोससेप्शन। इंडोससेप्शन क्या होता है साहब, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इंडोससेप्शन के बारे में। इंडोससेप्शन का मतलब होता है कि एक जो इंटेस्टाइन है ना, वो अपनी ल्यूमेन के अंदर ही चले जाए। तो ये इंटेस्टाइन थी, तो क्या हुआ, यहाँ पास मान लो यहाँ की पेरिस्टल्सिस क्या थी, नॉर्मल थी, और यहाँ की पेरिस्टल्सिस जो थी वो किसी कारणवश बढ़ गई, ठीक। या फिर यहाँ पास पेरिस्टल्सिस क्यों बढ़ गई, तो उसका एक कारण मैं आपको बता देता हूँ कि मानो यहाँ पास लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फ नोड्स थी, है ना, जो कि पेयर पैचेस होते हैं। तो पेयर पैचेस में क्या हो गया, लिम्फ एडिनोपैथी हो गई। तो ये पेयर पैचेस ये बढ़ गई, ठीक, यहाँ भी बढ़ गई, यहाँ भी बढ़ गई, ठीक है। तो अगर दोनों जगह पेयर पैचेस बढ़ गए, ठीक, तो अब जब पेरिस्टल्सिस होगी, तो पेरिस्टल्सिस जब भी होगी तो ये जो ल्यूमेन है ना, तो ये ल्यूमेन से पेरिस्टल्सिस ऐसे होते हुए जाएगी। जैसे ही पेरिस्टल्सिस होते हुए जा रही है तो पेरिस्टल्सिस को पीछे धक्का देने की बात करेगी, क्योंकि ये क्या है, ये एक फॉरेन बॉडी है। लेकिन क्योंकि ये चीज़ तो यहाँ से अटैच है ना, वॉल से अटैच है, तो अगर ये वॉल से अटैच है तो ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा, ये तो यहीं रह आएगा, ठीक है। तो अगर ये यहीं पे रहेगा और ये पीछे नहीं जाएगा तो हमारी इंटेस्टाइन बार बार इसको वो करेगी, तो यहाँ की पेरिस्टल्सिस बढ़ जाएगी। जब यहाँ की पेरिस्टल्सिस बढ़ जाएगी तो ये जो हमारी वाली जो है इंटेस्टाइन की वाली जो वॉल है वो इसके अंदर घुस जाएगी। कैसे घुसेगी, वो कुछ इस तरीके से घुसेगी। ये पीछे की पुरानी वो नॉर्मल वॉल और ये अंदर वाली वॉल ऐसे ही है, कुछ इस तरीके से अंदर घुस जाएगी। तो दैट इज सेड टू बी इंडोससेप्शन। होप आपको ये इंडोससेप्शन का थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, है ना। तो ये यहाँ पास इंडोससेप्शन हो जाता है। तो इसके अलग अलग नाम भी होते हैं कि अंदर वाले पार्ट को अपन अलग नाम देंगे, बाहर वाले को क्या देंगे। तो जब अपन इंडोससेप्शन वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे तो अपन देखेंगे, है ना। यहाँ पास हेमोरॉइड वगैरह भी के कारण भी हो सकते हैं, हिमरेज के कारण, सॉरी हेमोरॉइड नहीं, हिमरेज के कारण भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूँ तो जनरली क्या होता है कि प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है कि कौन सी एज पर व्यक्ति आया है, ठीक। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ कि कोई एक बच्चा है ना, कोई एक बच्चा है जिसकी, ये मैं आपको सिर्फ एक ऐसे ही सुपरफिशियली ज्ञान के लिए बता रहा हूँ कि एक बच्चा है ना, वो उसको नॉन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग उसको हो रही है, ठीक। और उसकी जो एज है वो क्या है, 1 मंथ है। तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे CHPS, ठीक है, क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा है वो जस्ट आफ्टर बर्थ, ठीक है, जस्ट आफ्टर बर्थ वो क्या कर रहा है, वो प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग तो कर रहा है, लेकिन वो कैसी हो रही है, वो बिलियस वोमिटिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर वो बिलियस वोमिटिंग हो रही है तो आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है ड्यूडेनल एट्रेसिया, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर कोई बच्चा है वो 1 मंथ आफ्टर बर्थ है, ठीक है, और बिलियस वोमिटिंग कर रहा है, ठीक है, तो आपको फिर वो क्या सोचना है, आपको सोचना है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक। कैसे पता चलता है कि साहब कि बिलियस वोमिटिंग है कि नहीं, तो बिलियस वोमिटिंग में आपको जनरली फीचर क्या मिलेगा, ग्रीन कलर की वोमिटिंग मिलेगी, ठीक है। नॉन बिलियस में नहीं मिलेगी। और सीधी से बात है, देखो ये मैं बना रहा हूँ ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम का ये क्या है, सेकंड पार्ट। तो यहाँ पास क्या है, एम्पुल ऑफ वेटर। अगर एम्पुल ऑफ वेटर के नीचे का अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यहाँ पास बाइल डक्ट ओपन हो रही है, तो ये बाइल डक्ट ऊपर की तरफ अपने कंटेंट को फेंक देगी। लेकिन अगर यहाँ पास है एम्पुल ऑफ वेटर के ऊपर पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसका जो भी कंटेंट होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, तो नॉन बिलियस वोमिटिंग होगी, है ना। तो ये एक थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीज़ है जो आपको थोड़ा समझ में आ जाए, है ना। तो ये प्रेजेंटेशन तो बेसिकली नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि अगर 1 महीने का बच्चा है और नॉन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग हो रही है तो आपको क्या सोचना है, ठीक है। और अगर आप इसको लिखने चाहो थ्योरी पे, तो थ्योरी पे आप कैसे लिखोगे, तो थ्योरी पे अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो ये इंटेस्टाइन की ल्यूमेन है, ठीक है, अंदर वाली क्या है, ये ल्यूमेन है, ठीक है। तो ल्यूमेन में अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कुछ है तो जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है इंटेस्टाइन पे, तो वो क्या हो सकता है, तो आप सोच सकते हो कि साहब अंदर है तो अंदर की तरफ या तो पॉलिप हो सकता है, ठीक, या फिर इंटेस्टाइन चिपक सकते हैं, कोई एडेशन हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ फॉरेन बॉडी हो सकती है ना। अगर ये ल्यूमेन के अंदर है तो फॉरेन बॉडी, ठीक है, या फिर कुछ बेजवार्स हो सकता है। बेजवार्स बेसिकली क्या होता है, बेजवार्स फॉरेन मटेरियल होते हैं जो कि व्यक्ति लोग खाते हैं। जैसे आप सुने होंगे कोई चाकू खा रहा है, कोई लोहे का आइटम खा रहा है ना, कोई पेन खा रहा है, कोई ये खा रहा है, तो ये अजीब अजीब लोग होते हैं, वो बेजवार्स होते हैं, ठीक है।
तो ये ल्यूमेन के बारे में हो गया है ना, कि ल्यूमेन के अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर ये वॉल में है, वॉल में अगर यहाँ पास कुछ है और वो इसको कंप्रेस कर रहा है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो क्या हो सकता है भाई, यहाँ पास कैंसर हो सकता है, मतलब मैलिग्नेंसी हो सकती है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, ठीक, या फिर और क्या हो सकता है, एट्रेसिया हो सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे मतलब आप सोच सकते हो, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि बाहर से कुछ दबा रहा है, तो बाहर से क्या दबाएगा यार, हर्निया। अगर हर्निया हुआ तो बाहर से कंप्रेस कर रही है वॉल को, तो हो सकता है, ठीक है। बाहर भी से अगर दबा रहा है तो एडिशंस भी बाहर हो सकते हैं, अंदर भी एडिशन हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, है ना। तो ये कोई वो नहीं है, ठीक है। या फिर कोई आपका हिमरेज हो गया, ठीक है, तो हिमरेज अगर बाहर हुआ है तो वो दबा रहा है, ठीक है। हिमरेज अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है ना। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि अंदर की तरफ है तो पॉलिप है, एडिशन है, फॉरेन बॉडी है ना। बेजवार से बाहर अगर वॉल पर है तो कैंसर हो सकते हैं, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ट्रेसिया हो सकता है, बाहर है तो हर्निया, एडिशन और ये। तो ये तो आपको लिखने के लिए था, है ना, कि आप ऐसे सोच करके वहाँ पास लिख सकते थ्योरी में, है ना। लेकिन अगर आपसे कोई मोस्ट कॉमन पूछे कि मोस्ट कॉमन एक्यूट और सब एक्यूट का क्या है, तो आपको एडिशन बताना है। तो क्रोनिक अगर है तो आपको क्या बोलना है कि कोलोन कैंसर है, ठीक है। और अगर चिल्ड्रन में है तो इंटरसेप्शन, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, ठीक है। आप वैसे भी बता सकते हैं। अब अपन आते हैं प्रेजेंटेशन पे। तो प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप समझिएगा, ठीक है, कि प्रेजेंटेशन कैसा होता है। देखो, अगर कभी भी प्रॉक्सिमल पार्ट में इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है, नियर टू स्टमक, ठीक है। अगर नियर टू स्टमक कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कैसा भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो जितना पास स्टमक की होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी साहब, वॉमिटिंग मिलेगी, उल्टी देखने को मिलेगी, और क्या मिलेगा, पेन मिलेगा, ठीक। लेकिन जितना ज़्यादा क्या होगा, डिस्टल होगा, डिस्टल मतलब किसके पास, इलियम के पास, ठीक है, तो उतना ज़्यादा हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें डिस्टिंक्शन देखने मिलेगा, ठीक है, हमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने मिलेगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो ऐसा है ना। तो जितना ज़्यादा हम नियर जा रहे हैं स्टमक के, हमें वॉमिटिंग देखने मिल रही है, जितना ज़्यादा अपन दूर जा रहे हैं तो हमें डिस्ट्रिक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि साहब स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो मुझे बताओ क्या देखने मिलेगा। तो तुम बोले स्मॉल बाउल। सर स्मॉल बाउल तो क्या होता है, स्टमक के पास होता है। तो अगर स्मॉल बाउल स्टमक के पास है तो मुझे यहाँ पास क्या मिलेगी, वॉमिटिंग मिलेगी, पेन मिलेगा। लेकिन यहाँ पास मुझे डिस्टिंक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन बहुत कम देखने मिलेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, ये लेस हो जाएगा, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये हमें ज़्यादा मिलेगी देखने को, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ होगी और ये डिक्रीज़ होगी, है ना, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वॉमिटिंग और पेन हमें कम मिलेगा, लेकिन डिस्टिंक्शन और ऑब्स्ट्रक्शन हमें क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, ठीक। तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये एग्ज़ामिनेशन मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एग्ज़ामिनेशन जब भी अपन करने जाएंगे किसका, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, ठीक है। तो एग्ज़ामिन जब भी अपन करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें हर्नियल ओरिफाइस या फिर हर्नियल साइट्स को हमें सबसे पहले एग्ज़ामिन करना है। जो हमसे जो मोस्ट कॉमन साइट जो छूटती है वो क्या होती है, वो फीमोरल साइट छूटती है, ठीक है। अपन ये सोचते हैं कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन कहाँ है, एब्डोमेन में। लेकिन टू बी रिमेंबर, हमें फीमोरल साइट को भी नहीं छोड़ना है ऑब्स्ट्रक्शन में एग्जामिनेशन करते टाइम। क्यों, क्योंकि फीमोरल साइड में भी क्या होता है कि कभी कभी क्या है कि अगर किसी को फीमोरल हर्निया है, ठीक, तो वो हर्निया है, तो वो हर्निया क्या होगा कि अगर किसी को फीमोरल हर्निया है तो फीमोरल हर्निया बाहर आ जाएगा। तो जैसे ये बाहर आया, है ना, तो ये क्या करता है कि यहाँ पास ये जो लूप है ये एक्चुअली क्लोज लूप बनाता है, ठीक। दो तरीके के लूप होते हैं, वो अभी अपन आगे देखेंगे, ओपन लूप, क्लोज लूप। तो ये जो साइट है ना, तो ये क्या कर रही कि लूप बना लेती है। तो यहाँ पास का जो कंटेंट है वो ऑब्स्ट्रक्शन में चला जाता है, ठीक। कैसे चला जाता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रेशर पड़ता है, यहाँ से भी पड़ता है ना, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन पे चला जाता है। तो अपन को ये छोड़ना नहीं है। अभी अपन आगे जब देखेंगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर हमें और क्या देखना है, हमें देखना है मेजेंट्री में कहीं स्कीमिया तो नहीं हुआ है, ठीक है। कैसे पता चलेगा मेजेंट्री में स्कीमिया है कि नहीं, है ना। उसके अलावा हाँ, यहाँ पास एक चीज़ और छूट रही है, क्या, स्कार। ये स्कार मार्क, जहाँ कहीं भी अगर स्कार मार्क हमें दिख जाता है तो हमें ये समझना है कि वहाँ पास क्या है, वहाँ पास ओल्ड सर्जरी हुई थी। तो ओल्ड सर्जरी होने के कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो हमें स्कार मार्क भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अपन ने मेजेंट्री की साइड देखी, मेजेंट्री देखा, तो मेजेंट्री में हमें स्कीमिया मिल रहा है। तो कैसा पेशेंट हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा, कोई बहुत पुराना ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, उसको कार्डियक प्रॉब्लम है। तो अगर उसको कार्डियक प्रॉब्लम है,
ठीक है, तो वो चेस्ट पेन के साथ आ रहा है। लेकिन अगर वो चेस्ट पेन के साथ भी आ रहा है तो उसमें हमें ये मिल सकता है, क्या मिल सकता है, मेजेंट्रिक इस्कीमिया। तो अगर मेजेंट्रिक इस्कीमिया, मेजेंट्री मतलब क्या होता है भाई, हमारी इंटेस्टाइन, ठीक है, कि हमारे इंटेस्टाइन में अगर इस्कीमिया हो गया, ठीक, तो क्यों होगा, अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो हो सकता है कि एम्बोलाई वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के आ गया हो, है ना, जो कि हमारी मेजेंट्रिक वेसल में जाकर के ऑब्स्ट्रक्शन कर दे, ठीक है, या फिर कोई थ्रोम्बस हो सकता है जो जाकर के वहाँ पास ऑब्स्ट्रक्शन कर दे, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर कोई पेशेंट कार्डियक प्रॉब्लम के साथ आ रहा है और वो ओल्ड पेशेंट है, ठीक है, और उसमें देखो कोई भी हमें साइन नहीं मिल रहा है, ठीक, लेकिन अगर हमारे पास सिम्टम्स हैं तो भी अपन इसको क्या बोलेंगे, अपन इसको बोलेंगे कि साहब ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट हो सकता है, ठीक। उसकी हिस्ट्री में हमें ब्लड मिल सकता है स्टूल पर और ब्लड नहीं भी मिल सकता। अगर ब्लड नहीं मिलता तो अपन उसको कहते हैं ऑकल्ट ब्लड टेस्ट, जिसको अपन क्या कहते हैं, गुआसिक टेस्ट कहते हैं, GUAISC, यहाँ पर एस होगा, एस से, ठीक है, गुआसिक टेस्ट कहते हैं, है ना। तो गुआसिक टेस्ट जो होगा वो यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एमाइलेज है वो कितना ज़्यादा बड़ा रहता है, 3 टाइम्स हमारे पास इंक्रीज़ आता है, ठीक है। ये हमारे पास पैंक्रियाटाइटिस में भी हमारे पास ये बड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये मिलता है। तो क्या था कि ओल्ड पेशेंट था जो कि कार्डियक प्रॉब्लम के साथ आया, लेकिन उसमें में सिम्टम्स में मिल रहे थे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के, लेकिन साइन कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, है ना। लेकिन उसकी हिस्ट्री थी कि साहब ब्लड मिल भी रहा है, हो सकता है ऑकल्ट ब्लड हो स्टूल पर, लेकिन अपन जैसे गुआसिक टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव आ गया और अमाइलेज 3 टाइम से ज़्यादा था, ठीक है। तो फिर अपन इसको क्या डायग्नोसिस कर देंगे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखो 2 तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं हमारे पास, एक होता है डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन और एक होता है ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन। डायनेमिक का मतलब है यहाँ पास हमारी जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी है वो कैसी है, वो अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पास इंटेस्टाइन की मोटिलिटी क्या है, पूरी एब्सेंट है। तो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी एब्सेंट हो गई तो अपन उसके लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, इलियाकस, ठीक है। तो इलियाकस वर्ड हमें ये बताता है कि साहब ये जो है हमारे पास वो क्या है कि इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है वो कैसी है, बिल्कुल एब्सेंट है ही नहीं, ठीक है। तो अगर ये बताओ, अगर हमारे पास इंटेस्टाइन की मोटिलिटी प्रेजेंट है तो मतलब ये हमारे पास इंटेस्टाइन है, तो यहाँ से ये मोटिलिटी जा रही है, पेरिस्टल्सिस हो रही है, तो क्या पेरिस्टल्सिस के कारण रुक रहा है, नहीं, अंदर कुछ ऐसा है जो हमारे खाने को रोक रहा है। तो मतलब यहाँ पास क्या मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ पास मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन अगर किसी को इलियाकस हो गया तो इलियाकस में क्या होगा, ये पेरिस्टल्सिस जो जानी चाहिए थी वो अब आगे जा ही नहीं रही है, क्योंकि बनी नहीं रही, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई और सिम्पैथेटिक सप्लाई ख़त्म हो गई, है ना। तो क्या होता है यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई तो कम हो जाती है और सिम्पैथेटिक बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हो ही नहीं रही है, हमारे पास क्या नहीं हो रही कि मोटिलिटी आगे जा ही नहीं रही, मतलब पेरिस्टल्सिस हो ही नहीं रही है, तो वहाँ पर इलियाकस की कंडीशन आ गई। तो यहाँ पर अगर कोई फीकल मैटर है तो वो यहीं पे अटका रहेगा, क्योंकि पेरिस्टल्सिस आगे ही इसको नहीं ले जा रही, क्योंकि हो ही नहीं रही है वो, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन में हमें कोल्की पेन मिलेगा, जबकि यहाँ पास पेन नहीं मिलेगा हमें। यहाँ पास हमें वोमिटिंग देखने को मिलेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पास का जो फूड है वो पेरिस्टल्सिस करते जा रहे हो, और पेरिस्टल्सिस एक टाइम के बाद इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि वो आगे भेज ही नहीं पाती, तो ये सारे के सारे कंटेंट पीछे आते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वोमिटिंग हमें दिखती है। अच्छा देखो, ये जो कोल्की पेन है, क्या मतलब होता है कोल्की पेन का, कोल्की पेन जो होता है इसका मतलब है सीधा सा कि ये जो पेन है ये कैसा होगा, ये रिफ्लेक्ट पेन होगा। मतलब कैसे, कि मानो कोई होलो स्ट्रक्चर है, ठीक, तो होलो स्ट्रक्चर में ही पहले बात हमें कोल्की पेन देखने को मिलेगा, कहाँ, इंटेस्टाइन में देखने मिलेगा, गॉल ब्लैडर में हमें देखने मिलेगा, है ना। बाकी जगह हमें ये कोल्की पेन वगैरह देखने नहीं मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो कोल्की पेन क्या होता है, कोल्की पेन वो होता है जहाँ पास भी हमारे पास होलो स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक। तो अगर कोई तुमसे बोल रहा है कि साहब किडनी में क्या तुम्हें मिलेगा कोल्की पेन, तो तुम बोलोगे नहीं मिलेगा किडनी में, क्यों, क्योंकि किडनी इज़ नॉट अ होलो स्ट्रक्चर, ठीक। तो कोल्की पेन हमें कहाँ मिलेगा, कोल्की पेन हमें यहाँ पे मिलेगा। कैसा होता है, जब मैं दबाऊँगा तब पेन होगा, लेकिन छोड़ते टाइम वापस से पेन होगा, दैट इज़ सेड टू बी कोल्की पेन, ठीक है। तो अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ तो भी मुझे पेन मिल रहा है, और अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो भी मुझे पेन मिल रहा है, दैट इज़ सेड टू बी कोल्की पेन, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं वोमिटिंग, यहाँ ज़्यादा मिलती है, बाउल साउंड्स यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। क्यों बाउल साउंड मिलेंगे, क्योंकि पेरिस्टल्सिस यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो जा रही है, तो पेरिस्टल्सिस इंक्रीज़ हो रही है तो बाउल साउंड मिलेंगे, है ना। और कॉम्प्लिकेशन भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। कॉम्प्लिकेशन के कहने का मतलब क्या है भाई, गैंग्रीन, ठीक, गैंग्रीन यहाँ पास हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक। यहाँ पर बाउल साउंड्स नहीं मिलेंगे, कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे लेस रहेगा, है ना, और यहाँ पर गैंग्रीन देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों है,
ये मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। ओपन लूप क्लोज लूप डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें अपन और डिस्कस करते हैं, ठीक है। अपन थोड़ा सा एग्जामिनेशन डिस्कस करें तो अपन थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। देखो इन्वेस्टिगेशन में अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया है, वो बोल रहा है मुझे एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इसका एक्सरे एडवाइस करूँगा। एक्सरे कहाँ का करूँगा, बोलो, एक्सरे में करूँगा एब्डोमेन का, क्योंकि एब्डोमेन में ही तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो अगर एब्डोमेन में करूँगा तो एक्सरे मेरे पास 2 तरीके के हैं, ठीक। एक तो है मेरे पास कौन सा व्यू, सुपाइन व्यू, मतलब पेशेंट जो है वो ऐसे आया और ऐसे ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे ये लेटा हुआ है, ठीक है। और एक है मेरे पास इरेक्ट व्यू। तो इरेक्ट व्यू में पेशेंट ये हूँ, ये खड़ा हुआ और ये फ्लोर है, ठीक है, और यहाँ पास ये लेटा हुआ है, ठीक। तो 2 तरीके के व्यू हैं। अब जो मेरे पास जो बेस्ट व्यू है वो है मेरे पास कौन सा, सुपाइन व्यू। क्यों, क्योंकि इरेक्ट व्यू में मेरे को डायग्नोसिस तो पता चलती है, सुपाइन व्यू में भी मेरे को डायग्नोसिस पता चलती है, लेकिन यहाँ पास मुझे एक चीज़ और पता चलती है, उसका नाम क्या है, साइट, ठीक है। मतलब किस जगह पर है ऑब्स्ट्रक्शन ये मुझे पता चलता है, ठीक है। और इरेक्ट व्यू में मुझे क्या देखने को मिलता है, मुझे डायग्नोसिस देखने को मिलती है, ठीक। तो इरेक्ट व्यू में मुझे एक्सरे में कुछ देखने को मिलता है, वो मैं अभी आपको एक्सरे आगे दिखाऊंगा जब मैं आपको इन्वेस्टिगेशन एक बार दोबारा बताऊंगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पास क्या मिलता है, मेरे को मिलता है मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स, ठीक है। मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, अपन इसको बोलते हैं स्टेप लैडर, है ना, पैटर्न हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे फ्लूइड देखने को मिलेगा, यूं, है ना, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो अब मैं ये बता रहा था आपको, है ना, कि सुपाइन व्यू क्यों ज़्यादा अच्छा है ना। और सब एक्यूट है, अगर आपको सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप क्या कराओगे, या फिर क्रॉनिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में क्या कराओगे, सिटी स्कैन कराओगे। और अगर सिटी स्कैन भी नहीं है तो फिर आप क्या कराओगे, बेरियम मिल कराओगे, ठीक है, अगर सिटी स्कैन अवेलेबल नहीं है तो, ठीक। लेकिन अगर है तो आपको सिटी स्कैन ही कराना है। अब अपन ये इसकी बात कर रहे थे कि भाई एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में सुपाइन व्यू क्यों बहुत अच्छा। देखो मानो ये मैंने इलियम बनाया, ठीक है, तो ये क्या बना, ये सीकम बन गया, ठीक है, और ये अपेंडिक्स हो गई, है ना। यहाँ पास से ये निकल गया कोलन, यूँ, ठीक है, और ये आ गया हमारा क्या, रेक्टम एनस, ठीक है। तो ये ऐसे आया। अब मानो कि क्या बता रहा था मैं, हाँ, मानो कि ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पास है, किसी को कलर चेंज कर लेते हैं अपन, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक। तो अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है किसी को, तो इसके पीछे वाले पार्ट में क्या होगा, पीछे वाले पार्ट में पूरे गैसियस बना रहेगा, है ना, गैस फिल्ड रहेगी। लेकिन इसके आगे वाले पार्ट में गैसेस नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि ये जो है, ये बाउल ने इसके आगे सब रोक रखा है, तो यहाँ पे गैस रहेगी। तो इसके आगे वाले पार्ट जो मुझे दिखे वो बिल्कुल कैसा मिलेगा, बिल्कुल ये मेरे को मिलेगा ब्लैक, हाँ। और जबकि यहाँ पास वाला जो पार्ट है वो ब्लैक और लाइट दोनों मिलेगा हमें, ठीक है, क्योंकि कहीं पे गैस है कहीं पे नहीं है। तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि भाई इसके आगे जो है, इस पॉइंट पर ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि यहाँ पास क्या है, पूरा ये वैकेंट स्पेस है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वो एक्सरे में कैसे दिखता है वो अभी अपन आगे देखेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद और एक चीज़ और थी कि चिल्ड्रन है अगर, है ना, यहीं पे बता देते हैं, ठीक है, कि चिल्ड्रन है उसमें मोर देन 5 डेज, और अगर एडल्ट है उसमें मोर देन 3 डेज, अगर ये फीकल और ये पास नहीं हुआ है तो दैट इज़ सेड टू बी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और अगर अपन सुपाइन में अगर अपन एक्सरे करा रहे हैं, ठीक, सुपाइन पोजीशन में अगर अपन क्या करा रहे हैं, एक्सरे करा रहे हैं, है ना, और अगर हमारे पास जो बाउल का डायमीटर है, अगर वो बाउल डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है, या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है, या फिर सीकम का 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रहा है, तो अपन इसको फिर क्या बोल देते हैं कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। क्यों, क्योंकि यार देखो, मानो इसको मैं पहले मिटाता हूँ, है ना,
अब देखो अपन इसको बना लेते हैं वापस से। हाँ, अब मानो किसी को ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक, तो अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्शन आया है ना, तो मानो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आया, तो जैसे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो यहाँ पर फीकल मैटर इकट्ठा होता रहेगा, तो ये पीछे की जो वेसल्स है उसको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा, ठीक। तो जैसे ये डायलेट होगा तो इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जैसे ही डायमीटर बढ़ेगा तो अपन इसको क्या बोल देंगे कि ये क्या हो गया, कि इसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो जो हमारे पास सीकम होता है, सीकम जो होता है ये कैसा होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, और जो हमारे पास जो सिग्मॉइड कोलन होती है ये हमारे पास कैसे होती है, ये जो सिग्मॉइड कोलन होती है यहाँ कहीं होगी, मैंने गलत बना दी वो, तो सिग्मॉइड कॉलम जो होती है वो कैसे होती है, नैरोएस्ट पार्ट होती है, ठीक है। दिस इज द नैरोएस्ट पार्ट एंड दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर वाइडेस्ट पार्ट में हो गया सीकम में, है ना, तो वो है, और अगर ये 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है तो अपन इसको कह देते हैं कि साहब गैंग्रीनस चेंजेस हो रहे हैं, तो आप इसके लिए क्या कराओ, लेप्रोटॉमी तुरंत कराओ, इमरजेंसी में लेप्रोटॉमी कराओ, ठीक है। तो अपन वो देख करके बता देते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। और इसका जो नॉर्मल डायमीटर होता है वो 7.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा अपन और देखते हैं कि भाई क्लोज लूप ओपन लूप देखने से पहले कि मानो कि अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि कैसे पता लगाओगे आप एक्सरे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन है कि लार्ज इंटेस्टाइन है ना, कि भाई पता तो होना चाहिए आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन है कि लार्ज इंटेस्टाइन है। तो सबसे पहली बात, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसे होती है भाई, सेंट्रल होती है ना। तुमने ये डायग्राम देखो, ये इलियम है, ठीक है, ये सीकम बना दिया, ये अपेंडिक्स बना दिया, ठीक। तो ये है ना, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो यहाँ आ रही है ना, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये बीच वाली। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होती है, सेंट्रल होती है, ठीक है। और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन कैसे होती है, पेरिफेरी में होती है, ठीक है। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें हॉस्ट्रा नहीं होता, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या नहीं होता, हॉस्ट्रा एब्सेंट, और यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक। हॉस्ट्रा क्या होता है भाई, ये ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें कहाँ मिलते हैं, कोलन में देखने मिलते हैं, ट्रांसफर कोलन, सिग्मॉइड कोलन, है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग कोलन में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने नहीं मिलते। ये टीनिया कोलाई के कारण बेसिकली होता है, जब अपन देखेंगे तब वहाँ पर अपन समझेंगे, ठीक है। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कुछ ऐसे होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो हमारी कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अब हमें स्मॉल इंटेस्टाइन तो पता चल गया, लेकिन अब हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में दो चीज़ें होती हैं, क्या, एक होती है जेजुनम और एक होती है इलियम, ठीक है। तो जेजुनम और इलियम में अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखो जेजुनम जो होती है उसमें क्या मिलता है, हमें कुछ ऐसे म्यूकस के रिंग शेप बैंड देखने को मिलते हैं, जबकि जो इलियम होती है वो कैसी होती है, इलियम जो होती है वो फीचर लेस होती है भाई, ठीक है। तो इलियम में हमें कोई फीचर नहीं देखने मिला, लेकिन जेजुनम में हमें फीचर देखने को मिलेगा। वो फीचर जो होता है वो ऐसे राउंड राउंड म्यूकस शेप, म्यूकस के बैंड्स होते हैं, जैसे अपन क्या कहते हैं, वॉल्व्यूली, है ना, कॉनिवेंटिस, वॉल्व्यूली कॉनिवेंटिस कहते हैं, या फिर अपन इसको और क्या कहते हैं, प्लाइका सर्कुलरिस, ठीक है, प्लाइका सर्कुलरिस या फिर वॉल्व्यूली कॉनिवेंटिस, है ना। तो वॉल्व्यूली कॉनिवेंटिस अगर आपसे कोई बोलता है या फिर प्लाइका सर्कुलरिस बोलता है, तो ये दोनों चीज़ आपको किस में देखने मिले, जेजुनम में देखने मिले, लेकिन इलियम का कोई भी फीचर ये नहीं होता, ठीक है। होप आपको इतना समझ में तो आया होगा, है ना। इसका थोड़ा सा और अपन देखते हैं, है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि जब अभी अपन आगे चलेंगे तो आगे जब चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो एकदम खट दिमाग में घुसे, इसलिए मैं आपको इतना बेसिक से बता रहा हूँ कि जैसे अपन एक्सरे देखें तो एक्सरे देख करके आप बता दो कि साहब ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। यहाँ पास मुझे वॉल्वुला कॉनिवेंटिस देखने मिल रही है, प्लाइका सर्कुलरिस देख रही है, तो ये जेजुनम है, यहाँ पास कुछ भी फीचर नहीं मिल रहा, तो इलियम है, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है कहाँ पे नहीं है, तो आप तुरंत देख करके बता सको, इसलिए, ठीक है, इसलिए आपको बताया जा रहा है ना, नहीं तो और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक साइन होता है ना, साइन एक्चुअली एक नहीं बहुत सारे साइन होते हैं। तो ये मैं बना रहा हूँ एब्डोमेन, ठीक है, तो ये मैंने एब्डोमेन बनाया, तो यहाँ पर देखो क्या हुआ है कि ये ऐसे बहुत सारे ऐसे हमें ऑब्स्ट्रक्शन के एक्सरे में देखने को मिलता है, ठीक है। अपन इसको क्या कहते हैं, स्टिंग ऑफ पर्ल साइन, क्या कहते हैं, स्टिंग ऑफ पर्ल साइन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है, ठीक। अगली चीज़ क्या है, अगर अपन कॉइन्स देखें तो
एक के ऊपर एक अगर अपन ऐसे कॉइन रख दिए, क्या होता है, स्टैक ऑफ कॉइन साइन, स्टैक ऑफ कॉइन साइन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, स्टैक ऑफ कॉइन साइन हमें कहाँ देखने, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में देखने मिलता है ना, हेमाटोमा में देखने मिलता है। ठीक है, या फिर बेरियम स्टडी में हमें देखने मिलता है। ठीक है, स्टिंग ऑफ पर्ल या फिर स्टिंग ऑफ बीट्स भी इसे कहते हैं, वो नहीं मिल रहा तो बीट्स भी अपन इसको कहते हैं। हमें याद करो, पीसीओडी में हमें देखने मिलता है, ओवरी में, है ना। स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में तो हमें देखने को मिलता है, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में कहाँ मिलता है, हमें इंटेस्टाइन में। पीसीओडी में हमें कहाँ मिलता है, ओवरी में। ठीक है, और अगर अपन एंजियोग्राफी करा रहे हैं तो ये साइन हमें कहाँ मिलता है, रीनल वेन में देखने में, सॉरी रीनल आर्टरी में देखने को मिलता है। कहाँ, फाइब्रो एडिनोमा वगैरह में हमें देखने में मिलता है। ठीक है, तो ये ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अपन ने डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन, एडायनेमिक देख लिया। ठीक, अपन ने थोड़ा सा बेसिक समझ लिया, है ना, मेजेंट्री वगैरह का। ठीक, अपन ने इन्वेस्टिगेशन में देख लिया कि एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में हमें क्या मिलेगा, सुपाइन में क्या मिलेगा, इरेक्ट में क्या मिलेगा। अगर मुझसे कोई एक पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं सुपाइन व्यू कराऊंगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पर डायग्नोसिस और साइट दोनों देखने को मिल जाएगी। ठीक, अपन ने समझ लिया कि सुपाइन एक्सरे में अगर बाउल का डायमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 है, लार्ज का 6 है और सीकम का 9 से ज़्यादा है तो ऑब्स्ट्रक्शन है। क्यों डायलेट हो रहा है अपन ये देख लिए। एक्सरे में हमें कहाँ तक गैस मिलेगी, उसके आगे हमें ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, अपन ने ये देख लिया। ठीक है, और मिजेंट्री में अगर इस्कीमिया है तो हमें कैसा पेशेंट प्रेजेंट करेगा, अपन ने ये देखा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन सेंट्रल है, लार्ज इंटेस्टाइन पेरिफेरी पर है, हॉस्टा प्रेजेंट है, हॉस्टा एब्सेंट है। जेजुनम और इलियम में कैसे वोल्वुला कॉन्वेंटिस या फिर प्लाइका सर्कुलेरिस देखने को मिलेगा, और स्टैक ऑफ कॉइन अपीयरेंस है या नहीं, अपन ने उसके हिसाब से देख लिया। अब आती है बात ओपन लूप ऑब्स्ट्रक्शन और क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है। देखो, ओपन लूप ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि ये वन पॉइंट पर ऑब्स्ट्रक्शन होगा कहीं पे, मतलब सिंगल पॉइंट ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पास से देखो ये क्या था, ये इंटेस्टाइन थी कुछ ऐसे। ठीक, लेकिन क्या हुआ कि इंटेस्टाइन बाद में ऐसे आगे से चिपक गई और फिर ये ऐसे वापस ओपन हो गई। तो यहाँ पे कहीं इसमें क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। जब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आया तो जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा था, जो पहले वाला लूप था, उसको कहते हैं एफरेंट लूप। ठीक, जो आगे वाला लूप था उसको कहते हैं इफरेंट लूप। यहाँ पास तो कोई दिक्कत नहीं, एफरेंट मतलब जो पास का था और इफरेंट मतलब जो दूर का था। लेकिन अब सवाल ये आता है कि साहब गैंग्रीन कहाँ पास होगी। तो एक बात बताओ, यहाँ पास ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो अब जो भी फीकल मैटर आएगा तो वो स्टमक से आएगा ना, एफरेंट लूप पर। तो स्टमक से ये फीकल मैटर आ रहा है, 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 और ये यहाँ पास अटकते जा रहा है और इसकी क्वान्टिटी बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती जा रही है तो ये वॉल की क्या होगी, स्ट्रेचिंग। जैसे इस वॉल की क्या होगी, स्ट्रेचिंग होगी, है ना। तो एफरेंट लूप की क्या हो रही साहब, स्ट्रेचिंग हो रही। तो स्ट्रेचिंग हो रही तो यहाँ पर जो बाहर की तरफ जो आर्टरीज हैं, है ना, तो जो आर्टरी हैं वो क्या होंगी, जो बाहर की तरफ, सॉरी, जो बाहर की तरफ जो आर्टरी है वो क्या होगी, कंप्रेस। तो अगर बाहर की तरफ जो आर्टरी है वो कंप्रेस हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस्कीमिया। और अगर यहाँ पे इस्कीमिया हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट गैंग्रीन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो जो गैंग्रीन डेवलप होगा वो कहाँ की तरफ गैंग्रीन डेवलप होगा, वो जो गैंग्रीन होगा वो एफरेंट लूप की तरफ डेवलप होगा, ओपन लूप में। लेकिन अगर मैं वहीं क्लोज लूप की बात करता हूँ तो क्लोज लूप में क्या क्या हुआ कि क्लोज लूप में क्या हुआ, यहाँ पास का जो ओपन लूप का तो एग्जांपल क्या है, एडेशन हो गया। ठीक, लेकिन क्लोज लूप में क्या हुआ, क्लोज लूप में हो गया हर्निया। तो अगर हर्निया हुआ है किसी पेशेंट को, पॉइंट टू बी नोटेड, किसी पेशेंट को अगर हर्निया हुआ है तो अगर वो हर्निया हुआ तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ये बाहर की तरफ आ गया लूप। ठीक, तो एक लूप ये है, एक लूप ये है, तो दो लूप है ना आपस में, तो दो लूप में हो गया। तो दैट्स वाई दिस इज सेड टू बी क्लोज लूप। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 पॉइंट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, 2 पॉइंट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, तो अगर 2 पॉइंट में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो एक बात बताओ कि यहाँ पास ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक, यहाँ पे हुआ ऑब्स्ट्रक्शन और यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पास से आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो रुक गई। तो जैसे आगे की ब्लड सप्लाई रुक गई तो यहाँ वाले पार्ट को तो ब्लड कम मिलेगा ना। तो जैसे ही कम मिलेगा तो यहाँ पास क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे पास मिलेगा इस्कीमिया वो कहाँ मिलेगा, इफरेंट लूप में। ठीक है, तो इफरेंट लूप में यहाँ पास हमें क्या मिलता है, यहाँ पास हमें इस्कीमिया या गैंग्रीन चेंजेस देखने को मिलते हैं इस जगह पर। ठीक है, तो क्लोज लूप में आपको क्या मिलेगा, गैंग्रीन चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से सीधा सीधा ब्लड सप्लाई कट गई। तो जैसे ही कट गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पास क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। तो जैसे ही यहाँ पास कंप्रेशन हुआ तो कंप्रेशन होने के कारण क्या हो गया, हाँ, इस्कीमिया हो गया, और इस्कीमिया हुआ तो क्लोज लूप में हमें क्या देखने को मिला, गैंग्रीन देखने को मिला। इसलिए यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, मोर प्रोन फॉर गैंग्रीन। ठीक है, इतना समझ आया। अब अपन आ जाते हैं कहाँ, कोलोन में। ठीक,
अगर कोलोन में, है ना, सिंगल पॉइंट पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ समझो, कोलोन में सिंगल पॉइंट पर भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो ये बिहेव करता है क्लोज लूप की तरह। वाई, देखो मान लो यहाँ पास क्या हुआ, यहाँ पास कोई ट्यूमर हो गया ना, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज था, अपन पढ़ करके आ रहे हैं, मैलिग्नेंसी, ठीक है ना, या फिर मान लो कि ड्यूडेनल एट्रेसिया, कुछ भी हुआ, XYZ, सॉरी कोलोनल एट्रेसिया हो गया, कुछ भी हुआ है ना, तो ट्यूमर यहाँ पास हुआ, यहाँ पास ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, तो यहाँ पास अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो एक ही जगह ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अपन ने तो अभी देखा था क्या, एक पॉइंट पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो अपन उसको ओपन बोलेंगे। बट वाई कोलोन में क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो अब जो भी चीज़ है वो बैक फ्लो की तरफ पीछे आएगी, डायलेट करेगी, अल्टीमेटली जो डायलेशन होगा वो किसका होगा, सीकम का होगा। लेकिन यहाँ से ये जो इलियम है, यहाँ से भी तो जा सकता है ना वापस, है ना, वापस जा सकता है फीकल मैटर, लेकिन क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पास क्या है भाई, यहाँ पास इलियोसिकल जंक्शन है। क्या है, इलियोसिकल जंक्शन पर क्या है, यहाँ पर वॉल्व है, और ये जो वॉल्व है वो क्या करता है, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराता है ना, तो यहाँ पास भी ये किसकी तरह काम करेगा, एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो करा रहा है तो ये भी एक ऐसा किसकी तरह काम करेगा, बोलो, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन की तरह ही काम करेगा। दैट्स वाई अगर कहीं कोलोन में, मैं क्या बोला, अगर कहीं कोलोन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो इट विल बिहेव ऐसा क्लोज्ड ऑब्स्ट्रक्शन, नॉट ऐसा ओपन ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ पास अपन ने देखा ना, क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है, दो जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो यहाँ पास भी दो जगह पर ऑब्स्ट्रक्शन है। तो अगर भी आएगा तो जो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सीकम। तो सीकम क्या होगा, डायलेट होने लगेगा, और जैसे ही सीकम डायलेट होगा तो सीकम की क्या हो जाएगी, गैंग्रीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पास की जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, स्टीमिया होगा। तो जो फर्स्ट पार्ट ऑब्स्ट्रक्शन में, कोलोन के ऑब्स्ट्रक्शन में या लार्ज लूप ऑब्स्ट्रक्शन में जो फर्स्ट पार्ट जो गैंग्रीनस होता है वो कौन सा होता है, सीकम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। और अगर उसका 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है तो इंडिकेशन है सर्जरी का या फिर लेप्रोटॉमी का, ठीक है। अभी अपन ने देख करके आए थे कि अगर इन्वेस्टिगेशन मुझे कराने हैं एक्यूट के लिए, तो एक्यूट के लिए मैं क्या कराऊंगा, बोलो, या तो सुपाइन पोजीशन पर एक्सरे कराऊंगा या फिर इरेक्ट पोजीशन पर कराऊंगा। कोई दोनों में से मुझे एक बोलेगा तो मैं क्या बोलूँगा, सुपाइन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डायग्नोसिस भी हो रही है और यहाँ पर मुझे साइट भी पता चल रही है। इरेक्ट में लेकिन सिर्फ मेरे पास डायग्नोसिस बन रही है, ठीक है। देख लेते हैं, देखो, ठीक है, ये जो व्यू है ये कौन सा है, ये इरेक्ट व्यू है ना। तो इरेक्ट व्यू पर मुझे क्या मिल रहा है, मल्टीपल फ्लूइड लेवल मिल रही है ना, क्योंकि एयर हल्की होती है, तो एयर हल्की है तो एयर ऊपर चली गई, फ्लूइड भारी है तो फ्लूइड नीचे हो गया, इसलिए यहाँ पास कैसा मिलता है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक। तो आपको ये मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पास भी हमें मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल देखने को मिल रहा है, तो दिस इज इरेक्ट व्यू, ठीक है। लेकिन ये क्या है, दिस इज सुपाइन व्यू, ठीक है। अब देखो ए और बी में, है ना। अब मुझे बताओ ये क्या है, क्या ये सेंट्रली प्लेस्ड है कि पेरीफेरी पर है। अगर ये सेंट्रली प्लेस्ड है तो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में है ना, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो गैस शेडो है वो कहाँ तक आ रही है, गैस शेडो यहाँ तक आ रही है ना, तो मतलब इसके बाद में है ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ तक मतलब क्या है, पूरा सही है लूप, और यहाँ पास ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक। और इसमें ये चीज़ देखो, यहाँ पर देखो, ये अगर तुम कायदे से देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये लाइन 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 बनी हुई है। तो अगर ये लाइन 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 बनी है तो ये क्या है, ये है जेजुनम, ठीक है। तो जेजुनम में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पास देखो, ये जो है ये कैसा है, ये पेरीफेरी पर है ना, ये पेरीफेरी पर है पूरा, तो ये क्या है, ये लार्ज लूप है, ठीक है ना। और अगर ये लार्ज लूप है तो ये क्या है, लार्ज लूप ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक। अब कहाँ पे पता चलेगा कि भाई कहाँ पास है, तो देखो यहाँ पर ये हॉस्ट्रा भी देखने को मिल रहा है, ये है ना, ये, ठीक है। तो दिस इज अ लार्ज लूप ऑब्स्ट्रक्शन, तुम ऐसे देख करके बता सकते हो, है ना। और ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पास है, देखो एयर कहाँ पास फिल होना बंद हुई है, एयर जो है वो फिल होना बंद हुई है इस पॉइंट पर, ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, लेकिन यहाँ पर देखो सीकम कितना ज़्यादा डायलेट दिख रहा है, ये है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गैंग्रीनस चेंज होना चालू हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ अ लार्ज लूप ऑब्स्ट्रक्शन,
ठीक है, ये अभी अपन देख करके आ चुके हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस कहाँ देखने को मिलता है हमें? स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है ना। और कहाँ देखने को मिलता है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस या स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस हमें पीसीओडी में देखने को मिलता है। या फिर अपन अगर एंजियोग्राफी कराते हैं, ठीक है, रीनल आर्टरी की, तो हमें वहाँ पास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है ना। लेकिन स्टैक ऑफ कॉइन अपीयरेंस हमें कहाँ देखने को मिलता है? हेमाटोमा और स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है, सॉरी, है ना। CECT अपन कराते हैं, कॉन्ट्रास्ट एनहांस CT स्कैन, सब एक्यूट और क्रोनिक के लिए। और अगर ये भी नहीं मिलता तो अपन क्या कराते हैं? फिर बेरियम मिल कराते हैं। ठीक है, तो ये सब अपन देख करके आ चुके हैं। अब अपन आते हैं किसके लिए? ट्रीटमेंट की बात पर आते हैं। ठीक है कि साहब इतना सब कुछ तो हो गया, ठीक, अब आप क्या करोगे? ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, एक्यूट इंटेस्टाइनल अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, एक्यूट मतलब अचानक से पेशेंट के फीकल और फीकल और फ्लैटस दोनों ही बंद हो गए, तो आप क्या कराओगे? सर्जरी कराओगे। ठीक है, कौन सी सर्जरी कराओगे? आप इसमें कराओगे एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी। ठीक है, आप पेशेंट को क्या बोलोगे कि भाई आप लेप्रोटोमी के लिए तुरंत हो, है ना, ये इमरजेंसी है, ठीक है, आपको तुरंत कराना है। लेकिन अगर वहीं पे सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है, सब एक्यूट का मतलब क्या होता है कि पेशेंट जो है यहाँ पास क्या पास कर रहा है? फ्लैटस पास प्रेजेंट है या फिर पास कर रहा है। ठीक, तो अगर वो फ्लैटस पास कर रहा है तो आप यहाँ पास क्या बोलोगे कि मैं यहाँ पास क्या करूँगा? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करूँगा। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि मैं पेशेंट को क्या करूँगा? राइल्स ट्यूब डालूंगा। राइल्स ट्यूब कहाँ तक जाती है? स्टमक तक जाती है। तो स्टमक में जो भी गैस होगी वो गैस पास हो जाएगी राइल्स ट्यूब से। ठीक है, अगर राइल्स ट्यूब से अच्छी एक्टिव होती है उसका कहते हैं मिलर्स ट्यूब। ठीक है, तो जो मिलर्स ट्यूब होती है साहब, तो मिलर्स ट्यूब कहाँ तक जाती है? ड्यूडेनम तक जाती है। और तो अगर कोई स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस है तो वो भी पास हो जाती है ना। लेकिन राइल्स ट्यूब से केवल स्टमक तक की गैस जाती है। ठीक है, इसके बाद अपन को पेशेंट को किस में रखना है? NPO मतलब नील परोस या फिर NBM बोल लो, नील बाय माउथ, है, मतलब पेशेंट को मुंह से कुछ भी नहीं देना। अपन को उसको एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक्स पर रखना और IV फ्लूइड्स देना है। ठीक है, और अगर यही पेशेंट, है ना, ये लिखा है यहाँ पर मिलर अबॉर्ट ट्यूब, है ना, ड्यूडेनम तक जाती है। ठीक है, कि अगर यही पेशेंट सब एक्यूट से एक्यूट में बदल जाए तो हमें फिर क्या करना है? 12 घंटे के अंदर इसकी सर्जरी करनी है। कैसे मतलब? क्या कहने का क्या मतलब है कि मतलब मानो कोई पेशेंट था, ठीक है, वो सुबह आया मेरे पास, ठीक, तो वो जब सुबह आया मेरे पास तो वो बोल रहा है कि साहब मेरी गैस तो निकल रही है लेकिन मैं फ्रेश नहीं हो पा रहा। ठीक, लेकिन जब मैं शाम को वापस से राउंड पर आया तो वो बोल रहा है कि मेरी गैस भी निकलना बंद हो गई। तो अगर मेरी गैस भी निकलना बंद हो गई तो दैट इज़ सेड टू बी व्हाट? दैट इज़ सेड टू बी सब एक्यूट से वो एक्यूट में जा चुका है, मतलब उसका फ्लैटस और फीसस दोनों ही पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये है वो, ठीक है ना, कि दोनों चीज़ ही हो गया। ठीक है, कि फ्लैटस और फीकल दोनों ही पास नहीं हो पा रही। ठीक, तो वो सब एक्यूट से एक्यूट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? 2 सर्जरीज हैं हमारे पास, चार्ल्स फिलिप्स ऑपरेशन और नोबल्स प्लाइकेशन। देखो क्या है कि अपन ने ओपन करा, जैसे अपन ने लेप्रोटोमी करा तो इंटेस्टाइन अपनी जगह पर वापस बैठ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जब भी अपन करते हैं, ठीक है, तो चाहे ओपन करे चाहे कुछ, तो हमें अपने हाथों से इंटेस्टाइन को वापस से बैठाना पड़ता है। ठीक, तो जब भी अपन उसको अपने हाथों से वापस से बैठाते हैं तो अगर अपन ने क्या करा कि अपने हाथों से उसको इंटेस्टाइन को सेट करो, सेट करने के बाद अपन ने एकदम स्ट्रेट क्या करे कि अपन सूचरिंग कर दिए, तो दैट इज सेड टू बी नोबल्स प्लाइकेशन। ये ठीक है, सॉरी, चार्ल्स फिलिप प्लाइकेशन, कि अपन ने एकदम से उसको क्या करा कि लगातार कंटिन्यूस मैनर पे वो कर दिया। अपन ने उसके ल्यूमेन में छेद नहीं कर रहा है, अपन सिर्फ उसकी वॉल को एडेशन कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर अपन उसकी वॉल के एडेशन कर रहे हैं लेकिन अपन एक सिमेट्रिकल पैटर्न में नहीं करके कहीं से भी कर रहे तो दैट इज सेड टू बी नोबल्स प्लाइकेशन। ये एब्सोल्यूट सर्जरी, ये अब नहीं होती। ठीक है, ये क्या है? एब्सोल्यूट सर्जरी है, ये अब नहीं होती है ना। तो जनरली पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कभी पूछ लिया तो ठीक है। इसका आता है क्या? कोलोनिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन। कोलोनिक सूडो ऑब्स्ट्रक्शन को अपन क्या कहते हैं? ओग्लिफ सिंड्रोम्स भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात साहब ये क्या है? ये नॉन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है।
नॉन मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि ये कैसा डायनेमिक है या ए डायनेमिक, दिस इज ए डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। ए डायनेमिक है तो इसमें क्या मिलेगा, इलियाकस मिलेगा। याद करो, ऊपर आ जाओ जल्दी से, देखो दिखा रहा हूँ। जी, इलियाकस। पेन नहीं मिलेगा, वॉमिटिंग नहीं मिलेगी, ये देखो, ये है ना। बाउल साउंड्स एब्सेंट रहेंगे, कॉम्प्लिकेशन बहुत कम रहेगी, है ना। ये अपन देख कर क्या आती है डायनेमिक में, क्योंकि ये मूवमेंट नहीं हो रहा था, पेरिस्टाल्सिस ही नहीं हो रही, आगे जा ही नहीं रही है ना। तो पेरिस्टाल्सिस ही नहीं हो रही, तो ये डायनेमिक, उसी को अपन इलियाकस कहते रहे। पैरासिम्पैथेटिक बढ़ गई और सिम्पैथेटिक कम हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक कि क्या है ना। इलियाकस यहाँ पर देखने को मिलता है। ये किस में होता है, देखो जनरली कोई ओल्ड मरीज है ना, जिसकी माइनर ट्रॉमा हुआ या माइनर सर्जरी हुई, उसके बाद ही होने को। फॉर एग्जांपल कि किसी का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ, और कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ उसके बाद में उसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, भाई कैटरेक्ट के ऑपरेशन से क्या लेना देना इसका, है ना। लेकिन ऐसा होता है। तो अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि भाई मेरा पेट में दर्द हो रही, ये हो रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वो स्कूल जाना नहीं चाहता या फिर कुछ करना नहीं चाहता, है ना। तो वो बहाना मारा। लेकिन जो बूढ़े होते हैं वो बहाना नहीं मारते, ठीक है। तो ये हमें जो मिलता है, ये जनरली हमें मिलता है ओल्ड एज में देखने को मिलता है, ठीक है। और हिस्ट्री क्या होती है, या तो माइनर ट्रॉमा हुआ हो या फिर माइनर सर्जरी हुई हो, ठीक, या फिर कभी कभी कोई ड्रग इनटेक भी हो जाता है ना, तो भी इससे देखने को मिलता है। इसके लिए हमें मैनेजमेंट में क्या करना है ना, इसके मैनेजमेंट हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इन्फेक्शन ट्रीट करो जो भी हो। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बनाओ, ठीक है। या फिर अगर कोई इसको कार्डियक प्रॉब्लम है तो वो रूल आउट करो, ठीक है। तो जो भी है मरीज को, अपन को उसके हिसाब से इसको ट्रीट करना है, समझ रहे होगे आप, है ना। ऐसा क्यों हुआ, लियाकस का रीज़न क्या था कि पैरासिम्पैथेटिक जो थी सप्लाई वो बढ़ गई, सॉरी पैरासिम्पैथेटिक जो थी वो कम हो गई, और जो सिंपैथेटिक सप्लाई थी वो बढ़ गई, जिसके कारण ही हुआ, है ना। तो हिस्ट्री मिलती है कि भाई 70 साल का कोई मरीज है, उसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ या फिर कोई भी XYZ ऑपरेशन हुआ है माइनर सा, और उसके बाद हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेन होगा वो कैसा होगा, कोलिक होगा कि नॉन कोलिक, है ना। नॉन कोलिक की पेन होगा। क्यों नॉन कोलिक की पेन होगा, भले ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन वाली चीज़ है, लेकिन यहाँ पेरिस्टाल्सिस तो हो ही नहीं रही ना। तो पेरिस्टाल्सिस नहीं हो रही, तो यहाँ पर कोलिक की पेन हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर जो हमें फीचर्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं क्या साहब, यहाँ पास के जो फीचर हैं वो हमें मिलेंगे कि नॉन कोलिक की पेन, डिस्टिंक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। गैंग्रीन कहाँ से स्टार्ट होगा, गैंग्रीन वही, क्योंकि कोलन में ऑब्स्ट्रक्शन है तो सीकम से चालू होगा। मैक्सिमम डायलेटेशन किसका मिलेगा, सीकम का मिलेगा, ठीक है। तो ये मिलेगा। ये देखो, इस अगर मैं ये एक्सरे भी बोलूँ तो एक्सरे में देखो कितनी बड़ी ये है ना, हो चुकी है इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये देख करके आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यही है, इसमें भी अपन क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कि अपन ने किसका करा था ट्रीटमेंट, इसका करा था, है ना, सब एक्यूट का, कि NPO रखो, राइल्स ट्यूब डालो और कोलोन करो। और अगर ज़्यादा ही है तो अपन इसमें क्या करते हैं, कोलोनोस्कोपी कर देते हैं। कोलोनोस्कोपी मतलब कोलोन में अपन डाल देते हैं ट्यूब को और वहाँ से ड्रेनेज करते रहते हैं, ठीक है। और फ्लैटस अगर पास नहीं हो रहा तो फिर अपन क्या करते हैं, रेक्टम से ट्यूब डालते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा वो नहीं है। अपन इसमें जनरली क्या कर देते हैं, अगर 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा सीकम बढ़ गया तो सिकोस्टॉमी कर देते हैं, है ना। और जो बेस्ट ड्रग होती है जो कि यहाँ पर काम करती है वो कौन सी है भाई, न्यूस्टिग्मिन। न्यूस्टिग्मिन जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। और आपको तो बाकी सब कुछ पता ही है ना, कि पोस्ट ऑपरेटिव इलियाकस 3 से 5 दिन तक रहता है। मोस्ट कॉमनली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा। रिकवरी स्मॉल इंटेस्टाइन है तो 24 घंटे से पहले स्टमक है तो, और कोलोन है। तो ये क्या मतलब है इसका, कि मतलब मानो किसी को आपने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए आपने क्या करा, उसका सर्जरी करा, और सर्जरी करा तो उसकी जो पेरिस्टाल्सिस है वो तुरंत नहीं आएगी। सबसे पहले जो पेरिस्टाल्सिस आएगी वो किसकी आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। कितने देर में, 24 घंटे में आएगी। फिर स्टमक की आएगी कितने देर में, 48 आवर्स में। फिर कोलोन की आएगी कितने, 3 से 5 दिन में। और फिर सबसे लास्ट में किसकी आएगी, सिग्मोइड कोलन की आएगी, जो कि इसमें लिखा नहीं है ना। सिग्मोइड कोलन की आएगी वो कितनी, 7 डेज़ में, 1 वीक में, ठीक है। तो ऐसे ये पेरिस्टाल्सिस आती है। तो सबसे फर्स्ट जो आती है वो किसकी आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्टमक, फिर कोलन, फिर सिग्मोइड कोलन। और ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो क्या है, न्यूस्टिग्मिन, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, है ना।
यही चीज़ यार जो मुझे मोटिवेट करती है आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।